नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। डेली डिफेंस पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सीरीज का आज 7वां सेशन है और पहला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोमगलेट ऑर्डिनेंसेस अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो जब अध्यादेश पारित करते हैं तो वो किस आर्टिकल के तहत ऐसा कर पाते हैं? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोमगलेट करते हैं? आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 213, आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 32। दोस्तों 32 ये हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, राइट? जिसके थ्रू अगर आपकी मान लो कोई फंडामेंटल आपकी जो राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 368 के तहत भारतीय संविधान में बदलाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल नंबर 368 का यूज करते हैं। लेकिन अध्यादेश को पारित करने के लिए जो प्रेसिडेंट हैं, यानी मान लो अगर कोई नया कानून आने वाला है ना, तो उसके बारे में जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्टिकल नंबर 123 में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस कानून के बारे में एक तरीके से ब्रीफिंग देते हैं भारत के राष्ट्रपति। नाउ आर्टिकल नंबर 123 of the Indian Constitution grants the President the power to promulgate ordinances during the recess of the Parliament। तो आर्टिकल नंबर 123 is gonna be very very important for you। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं आपको इस आने वाले सेशंस में करवाता जाऊंगा, जिससे आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सबसे, ये जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, दुनिया के किस देश ने सबसे पहली बार जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था अपने कंट्री के अंदर में? और ये जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ है? इज इट 101, 102, 122 या 86? देखो दोस्त 86 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आता है, ठीक है। और 101 101वां जो अमेंडमेंट था भारतीय संविधान का, दैट वाज रिलेटेड टू जीएसटी। सो द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2016 में आया था, दैट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर, सेल, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट इंडिया, दैट रिप्लेसेस मल्टीपल कैसेडिंग टैक्सेस लिव्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगला सवाल है दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन फॉर प्लेइंग अ की रोल इन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और इनकी एक स्टैचू भी बनी है जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है दोस्तों। किस नदी के किनारे है? वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताइएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबको यूनाइट करने में, ठीक है, यानी द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन, राइट? सो ऑप्शन बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 560 प्रिंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगला सवाल है दोस्तों, पहला सैटेलाइट दैट वाज सेंट इनटू स्पेस बाय इंडिया, भारत के द्वारा भेजा गया पहला सैटेलाइट का नाम क्या था दोस्तों? दैट यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट वाज आर्यभट्ट, राइट? और इसरो की जर्नी तो आप लोगों ने देखी, अभी मंगलयान से रिलेटेड न्यूज़ आप लोगों को मिला ही होगा। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स। आर्यभट्ट दैट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन। उस समय सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, अभी उसका सबसे बड़ा कंट्री है रसिया, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975। तो आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को, एंड इट मार्क द बिगनिंग ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। नाउ लेट अस मूव अहेड। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ये जो 5 वर्षीय योजना है भारत के अंदर में, ये किस देश से लिया गया है? यूएस, सोवियत यूनियन, यूके और फ्रांस। नाउ लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये जो 5 वर्षीय योजना है ना, ये सोवियत यूनियन से लिया गया है। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना,
जो आर्टिकल नंबर 51A में आता है वो भी सोवियत यूनियन से लिया गया है. सो द कंसेप्ट ऑफ 5 year plans ऑफ इंडिया वाज एडप्टेड फ्रॉम सोवियत यूनियन टू ऑर्गेनाइज एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. अब बात करने वाले हैं एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की. पहला सवाल है दोस्तों, सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम, यानी सत्यमेव जयते कहने का मतलब ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, हमेशा सत्य की जीत होती है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो यार ऋग्वेद के अंदर में तो गायत्री मंत्र है, मंडूका उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते. ठीक है. और एयरफोर्स का जो मोटो है ना, टच द स्काई विथ ग्लोरी, उसको भागवत गीता के 11th चैप्टर से लिया गया है. ठीक है जी. नाउ लेट अस मूव अहेड. अगला सवाल है दोस्तों, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. हाँ जी, कंफ्यूज मत होना. देखो इस क्वेश्चन में ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, कभी चिल्का बोलते हैं, कभी बुलर बोलते हैं. तो आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ. बुलर लेक जो है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है और ये भारत का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए कि खारे पानी वाला सबसे बड़ा लेक कौन सा है भारत के अंदर में, क्या आप बता सकते हो? इज इट चिल्का? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार फ्रेंड्स. नेवी वालों की यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, जो अग्निवीर्स होते हैं ना, और ये मैंने अभी रिसेंटली अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में शाम 7 बजे करवाया था. तो पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, क्या नाम है उनका? तो दोस्तों नोबेल प्राइज 6 अलग अलग फील्ड में दिया जाता है और नोबेल प्राइज से रिलेटेड हमेशा करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. तो भारत में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में, और ये पहले एशियाई हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला. तो इनको गीता और अंजलि यानी गीतांजलि के लिए मिला था. ठीक है. एंड इट वाज इन लिटरेचर, राइट. सो रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज. ये अवार्ड 1913 में प्राप्त हुआ था. दोस्तों अगला सवाल है, इंडियन स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. देखो भारत का जो तटीय क्षेत्र है ना, वो लगभग 7500 किलोमीटर का है, और इन 7500 किलोमीटर्स में से लगभग 1600 किलोमीटर जो है ना, वो गुजरात का है. तो गुजरात का तटीय क्षेत्र भारत में सबसे लंबा है. और अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर लेंथ जो है ना, बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन है, 4096 किलोमीटर का. ठीक है. तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ आता है. अगला सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. 1954 में 3 लोगों को दिया गया था. नॉर्मली आपने ऐसे सुना होगा कि मैक्सिमम एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन कभी कभी अगर मान लो उससे पहले वाले साल में किसी को भी नहीं दिया गया तो एक ही साल में 5 या 6 लोगों को भी दिया जा सकता है. तो पहले रिसिपिएंट जो थे भारत रत्न के, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, तीनों को मिला था. लेकिन सबसे पहले किन को मिला था? हाँ जी, इन तीनों को ही एक साथ 1954 में मिला था. लेकिन सबसे पहले किन को मिला था, बता सकते हो? सी राजगोपालाचारी. पक्का? सोच लो. चलो जल्दी से कमेंट में बता दो. ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं. ठीक है. तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड अच्छा आंसर दिख गया. चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ. तो यार सी राजगोपालाचारी को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, दे वेर द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड. ठीक है. अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है? हाँ जी 50+, राइट. अभी रिसेंटली बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया. लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है. ठीक है जी. तो आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूं. इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में देना है. तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आपको इस वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने इसका आंसर बताया था. जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अपने उन सारे मित्रों के साथ शेयर कर दो जिनको आप आगे ग्रो करते हुए देखना पसंद करते हो. साथियों आपको साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारे जो PDFs हैं
वो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स के। तो लास्ट के 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ या एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। काम बहुत आसान है, इस बारकोड को स्कैन कीजिए और यहाँ से सीधा आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। कंटेंट A1 क्वालिटी की है, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। साथ ही साथ अगर आप एफकैट की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज गोना बी द बेस्ट एवर बैच फॉर यू। एफकैट 2024 के लिए ध्रुव, जो कि 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, अभी भी आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ये सारी बेनिफिट्स है इस बैच की, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे बेनिफिट्स देख सकते हो। तो यार अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है ना, वो नेटफ्लिक्स की तरह होता है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर आपकी उस कैटेगरी के अंदर भी जितनी बैचेज होती है ना, वो सारी फ्री होती हैं। जैसे सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ, इन तीनों एग्जाम्स के लिए सिर्फ एक ही कैटेगरी है, यानी एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है और सारी बैचेज आपके लिए फ्री हो जाती हैं। और अभी शुभ मुहूर्त भी है क्योंकि 40% का डिस्काउंट आ रहा है और ये डिस्काउंट ऑफर आज रात 11:59 तक ही वैलिड है दोस्तों। तो आपको मैं एक कोड देता हूँ, LAFLIV। इस रेफरल कोड का आप यूज़ करके अनअकैडमी प्लस पे ये डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्रुव आपको इस बैच में ज्वाइन करना है एफकैट के लिए। ठीक है, रक्षक जो कि क्रैश कोर्स है सीडीएस के लिए, जो कि आज यानी 29 फरवरी से ही स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा आप हमें इंस्टा और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस बार कोड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।